अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार वीडियो आज का शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है पूरा एक ड्रामा हुआ, किस तरह से अदालत के अंदर पहुंची ज़रताज गुल, और फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रोया धोया। फिर उसके ऊपर रोना जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक शहीद की बहन है, और उन्होंने कहा कि ऐसी खातून जो हैं जो 9 मई की मजम्मत करती हैं, उन्होंने कहा मेरा 9 मई के वाक़यात के अंदर कोई लेना देना नहीं है, मुझे गिरफ्तार मत करो। फिर उसके बाद आपने वो सारा ड्रामा जो भी हुआ, फिर जज साहब का बयान भी आ गया। तो जनाब, अब कुछ अंदर की एक्सक्लूसिव खबरें हैं कि ज़रताज गुल के अगले पिछले सारे कच्चे चट्टे वीडियो सबूत की सूरत में आज मैंने आपको दिखाने हैं। साथ ही मैंने आपको बताना है कि ज़रताज गुल का जज साहब के साथ क्या रिश्ता निकला, और मैंने आपको बताना है कि उनको ज़मानत क्यों दी गई और कितने लोगों को अब तक ज़मानत मिली है, और जिन लोगों को ज़मानत मिली है उन जज साहिबान का उन लोगों के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं। इसके अलावा मैंने आज आपसे हामिद मीर की डैश के ऊपर बात करनी है, और साथ ही बात करनी है चीफ जस्टिस के हाथों लतीफ़ खोसा की छतरोल हुई और उसके ऊपर लोगों ने बहुत तरह तरह के कमेंट्स किए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ आज मैंने शेयर करनी है। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो है वो हम ये बात कर लेते हैं, ज़रताज गुल का बयान आपको सुनवाती हूँ, पहले ज़रा वो सुनिए। हैव अ लुक। और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ। मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो। 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? जी, तो आपने ज़रताज गुल का बयान सुना, और किस तरह से हाथ जोड़ जोड़ कर ज़रताज गुल जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या कोई जंग, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान में, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ज़रताज गुल का ताल्लुक जो है वो KPK से है, जबकि उनका ताल्लुक जो है वो डेरा गाजी खान से है। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन का अमला यरगमाल बनाया गया था। डेरा गाजी खान में जितना काम मैंने किया किसी और ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून पे एतमाद रखती हूँ, और जिस वक्त पुलिस बाहर खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि सारी पुलिस जो है वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे जमानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए, किसी भी अदालत में जा सकती हूँ, पूरा मुल्क हमारा है, जब तक जमानत नहीं मिलती यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताती चलो कि इस वक्त हमारे इदारे खामोशी के साथ इस चीज के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं कि जिस अदालत के अंदर ये जो पेशावर हाई कोर्ट है जिसमें ज़रताज गुल जो हैं वो हाजिर हुई हैं, जितने भी PTI के मफरूर लोग हैं, जितने भी वो लोग हैं जो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, जो अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहे, वो सारे के सारे अगर रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ इसी अदालत में आकर पेश होते हैं, और यहीं से उनको खास किस्म का रिलीफ जो है वो दिया जाता है। और अब जो है ये डील या ढील जो दी जा रही है इस अदालत की तरफ से, और वो जो जज साहिब हैं उनकी, और खामोशी के साथ जो है वो इदारे इस चीज़ की पंजाबी में वो कहते हैं टो में लगे हुए हैं कि कौन है ये जो अंदर का बंदा है। खासतौर पर इस चीज़ के ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है कि ज़रताज गुल जो कि काफ़ी अरसे से गायब थी, वो अचानक उस अदालत के अंदर पहुंची कैसे, उनका सहूलतकार कौन था, उनको लेकर वहां पर कौन आया। अच्छा, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट है वहां पर खवातीन पुलिस अहलकार समेत बड़ी एक नफरी जो है वो वहां पर मौजूद थी, और ज़रताज गुल की गिरफ्तारी का जो है वो मुकम्मल तैयारी करके पुलिस वहां पर आई थी। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पे हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब समेत जो 51 लोग हैं उनकी जायदादें जो हैं वो भी जब्त करने का हुक्म दिया था, जिसमें ज़रताज गुल भी शामिल थी। अदालत ने जिन 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे चुकी है, उसमें ये तमाम लोग जो हैं ज़रताज गुल समेत मुराद सईद, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, और ये तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप ज़रताज गुल का वो बयान सुनिए जिसमें वो अपने भाई के बारे में कुछ फरमा रही हैं, फिर मैं उनके भाई के बारे में तफसीलात आपको फराहम करती हूँ। ना जावेद आलम वजीर शहीद मेरे भाई शहीद का नाम है, बम ब्लास्ट में शहीद हुआ है। शहीद की बहन हूँ। हम शहीदों के हुर्मत वाले हैं। मैं शुहदा की कोई कैसे इंसान खुदा नख्वास्ता कर सकता है? मैं खुद मेरे माँ बाप से ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं। मैं शहीद की बहन हूँ।
मेरा पाकिस्तान के ऊपर ईमान है, मेरा पाकिस्तान के कानून के ऊपर ईमान है। सियासत क्या चीज है, इलेक्शन क्या चीज है? पाकिस्तान है तो हम हैं, इसका इससे मजम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अपने भाई के खून का रंग शहीदों का वैसा है जैसे सबके शहीदों का रंग होता है। मैंने कहा ना, जाओ मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप से पूछो, जाए जिन्होंने लाश उठाई हुई थी अपने जले हुए बेटे की, जो कि जाके वजीरिस्तान में दफन है। 5 फुट 10 इंच कत्ता, लेकिन कब्र उसकी 6 फुट से भी ज्यादा है, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह वो बम ब्लास्ट में उड़ा था वो वापस नीचे नहीं आते थे। डीएनए नहीं हो सकता, इतनी जली हुई लाशें हमने उठाई है। मैं पाकिस्तान से गद्दारी करूंगी? जी, तो जैसे ही अदालत के अंदर उस वक्त वो मौजूद थी सरताज गुल, तो उन्होंने वहां पर दुहाइयां देना शुरू कर दी अपने भाई की, जो कि शहीद हो चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। अब क्या ये बात सच्ची है या झूठी है, तो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अभी तक की इब्तदाई मालूमात हासिल की हैं, उससे तो मुझे ये पता चला है कि ये उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि उनका जो भाई है वो वाकई शहीद हुआ था। हुआ कहाँ पर था, ये वाकया कहाँ पर पेश आया था, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको याद होगा कि सन 2009 में लाहौर के अंदर एक मार्केट है जिसका नाम है मून मार्केट, बड़ी मशहूर मार्केट है, वहां पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और वो आपको याद है कि कल अदम तंजीम ने किया था, और उस धमाके के बीच में जो शहादत पाई थी वो इनके भाई ने पाई थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जरताज गुल वाकई एक शहीद की बहन है, तो क्या जरताज गुल के ऊपर ये जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती कि जो शहीदों के बहन भाई हों या उनके बच्चे हों या उनकी औलादें हों, वो कैसे ऐसे लोगों के साथ मिलकर 9 में जैसे वाकयात करवा सकते हैं और उन शोहदा की यादगारों और उनकी कब्रों के ऊपर जो है वो बेहुरमती करवा सकते हैं और वहां पर उनके मुजस्मे जो है उनको तुड़वा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो अगर जरताज गुल अपने शहीद भाई का वास्ता देकर उसमें कोई रिलीफ हासिल करना चाहती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जरताज गुल की तरफ ये जिम्मेदारी डबल हो जाती थी, इसलिए अगर सजा मिले तो उनको डबल मिलनी चाहिए? ये सवाल है मेरा आपसे, इसका जवाब मुझे आप लोगों ने देना है। अब मैं सबूत के तौर पे आपके सामने, क्योंकि हमारी कौम का जो हाफिजा है वो थोड़ा कमजोर है, चीजों को थोड़े अरसे के बाद भूल जाते हैं, तो मैं जरताज गुल के कुछ वीडियोस आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि 9 मई को जो वो कह रही हैं कि मैं तो इसमें शामिल नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो अपने घर पे थी। आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह से वो लोगों को उकसाती रही, किस तरह से वो लोगों को कहती रही कि आप जो हैं वो बराए मेहरबानी जो है वो बाहर निकलें और कहाँ पर आए, और मैं कहाँ पर पहुंच रही हूँ और आप लोग कहाँ पर पहुंचे। ये तमाम वीडियो जरा देखिए। मेरे जितने भी गयूरा गाजी खान के लोग मेरे सुन रही बात, अभी आप लोगों का वक्त है कि आप लोग बाहर निकले। मैं इस वक्त अकेली निहत्ते होके मैं गाजी घाट पुल जा रही हूँ, मैं वहां पे बैठने जा रही हूँ, मैं आवाम का मुकदमा लड़ने जा रही हूँ, मैं इमरान खान का मुकदमा लड़ने जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जा रही हूँ। ये बात याद रखिएगा, ये अकेले इमरान खान की जंग नहीं है। आज इमरान खान आपकी जंग लड़ते लड़ते उसके ऊपर कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने एक ही जुर्म किया कि उसने आपका 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। आज उसको तशद्दुद करके इस वक्त जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया, मार देंगे उसको। मैं आपको बता रही हूं कि अंदर वो मार देंगे अगर आप लोग अभी अपने लिए खड़े न हुए, आप पाकिस्तान के लिए खड़े न हुए। इमरान तेरे स्टेट के इदारों से डेरा गाजी खान में गाजी घाट के ऊपर खड़े होकर मैं सवाल करती हूं अपने कौमी इदारों से, आपको हमने इज्जत दी है, हम आपका एहतराम करते हैं, आपके टैक्स, हमारे टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाह जाती है, आपका काम है कि आप कमजोर के ऊपर, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले के ऊपर, इज्जतदार बंदे के सर के ऊपर हाथ रखें। आप डाकू को पकड़े, आप चोर को पकड़े, आप कातिल को पकड़े। अगर तुमने मेरे किसी वर्कर को हाथ लगाया तो याद रखना, ये डेरा गाजी खान, तुम अंग्रेजों के कुत्ते में लाने वालों के सरदार, तुम तो कभी कभी न हो सकते हो। ये डेरा गाजी खान अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस की भारी नफरी जो है वो बाहर मौजूद थी और जरताज गुल के सांस सूख गए, क्योंकि जरताज गुल जो है वो, आपने शायद गौर नहीं किया, वो अपना हुलिया बदल के वहां पर आई थी। किस तरह से कि वो जो काला कोट उन्होंने पहना हुआ है जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, वो असल में वकील बन के आई थी। वकील के हुलिये में वो जाना चाहती थी और उनको खामोशी से ये अश्योरेंस दी गई थी कि बस आप खामोशी से कोर्ट पहुंचिए और वहां पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग, मैं दोबारा कह रही हूँ कि रिलीफ लेना चाहते हैं पीटीआई की तरफ से, उनको पेशावर हाई कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो ऐसे में जब जरताज गुल वहां पर वकील का भेस बदल कर वहां पर रिलीफ लेने के लिए गई और उसके बावजूद भी वो वहां पे बच नहीं सकी, पुलिस को पता चल गया और बाहर सारे लोग मौजूद थे और खवातीन पुलिस एहलकार अंदर आ चुकी थी, तो जरताज गुल के पास सिवाय रोने के, सिवाय दुहाइयां देने के और सिवाय अपने शहीद भाई का वास्ता देने के और कोई रास्ता नहीं बचा। और जब रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने कहा कि मैं मुजम्मत करती हूँ 9 मई की, उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम चीज़ों की जो है ना वो प्योर तरीके से, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो ज़रा उनका चंद सेकंड का क्लिप है, आप वो भी सुनिए। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ 9 मई की मजम्मत। जी अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है, उन्होंने जरताज गुल की जमानत जो है वो राहदारी जमानत की दरखास्त की जो है वो समाअत की। अदालत ने पुलिस को जरताज गुल की गिरफ्तारी रोकते हुए राहदारी जमानत जो है वो मंजूर की। उसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने अपने रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि हमारी रिवायत नहीं है कि खातून को गिरफ्तार करें। इसका क्या मतलब है भाई? आपकी रिवायत नहीं है कि खवातीन को आप गिरफ्तार करें तो खातून फिर कोई भी काम कर ले। फिर आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार करवाया था? सवाल यह है कि अगर कोई खातून किसी का कत्ल कर दे तो आप उसको 7 गुना कत्ल माफ कर देंगे। मतलब मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल, अगर आप मसले का हल नहीं निकाल सकते तो फिर हम दोनों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि खातून ने पुलिस पे हमला नहीं किया जो इतनी नफरी तैनात है। साथ में उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि मैं आज इस्लामाबाद से स्पेशल इनको रिलीफ देने के लिए आया हूं। किसको? जरताज गुल को। अगर मैं आज ना आता तो ये खातून क्या सारा दिन और सारी रात जो है वो इसी अदालत के अंदर गुजार देती। क्लैपिंग हो जाए। कमाल है भाई, कमाल। अब आपको समझ आ गई होगी कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग इसी अदालत के अंदर पेश क्यों हो रहे हैं और इनका सहूलतकार कौन है, इनको किस तरीके से पेश करवाया जा रहा है, इनके हुलिया बदलवाकर इनको कौन यहाँ पर लाकर खामोशी के साथ रिलीफ दिलवा रहा है। इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। ये अंदर की खबर मैं आपको दे रही हूँ और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वक्ती तौर पे उनकी जो गिरफ्तारी है वो तो रुक गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त वेट कर रही है कि नई हुकूमत आ जाए। जब नई हुकूमत आएगी तो जो असम्बली है वहां से कानून पास करवाया जाएगा और कानून पास करवाने के बाद वो कानून का हिस्सा बन जाएगा और कानून का हिस्सा बनने के बाद फिर आप सोचिए कि इन सब के साथ क्या होने वाला है। ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि जैसे ही उन्होंने अपना वीडियो बयान रोते हुए रिकॉर्ड करवा लिया, जैसे ही उनको रिलीफ मिल गया, राहदारी जमानत हो गई, उसके फौरन बाद उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दी, सेल्फीज बनाना शुरू कर दी। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हैव अ लुक। जी, तो आपने देखा, इसके ऊपर गरीदा फारूकी ने भी अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने मगरमच्छ के आंसू वाली खातून कहा जरताज गुल को। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गरीदा फारूकी का जरताज गुल के साथ क्या पंगा पड़ गया है। वो एक सहाफ़ी हैं, वो एक सियासतदान है, उनका उनसे क्या ताल्लुक है। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप उनका ट्वीट देख सकते हैं कि गरीदा फारूकी ने जनाब ये गिला किया कि उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो बदतरीन किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन करती थी जरताज गुल। किसकी? गरीदा फारूकी की। और आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में गरीदा फारूकी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए ये कहा जाता था कि गरीदा फारूकी बीवी हैं किसकी? अलेजिडली शहबाज शरीफ की, जो कि टोटली एक गलत और झूठी और मनगढ़ंत खबर थी। और इन तमाम चीज़ों को फैलाने वाले खुद इमरान खान थे। किस तरह से वो रकीक किस्म के हमले किया करते थे। मरियम नवाज को कहा करते थे मेरा नाम मत लिया करो, तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा। पीटीआई वाले उनको नानी कहकर बुलाया करते थे। गरीदा फारूकी को इन्होंने शहबाज शरीफ की बीवी बना दिया। ठीक है, किसी की बीवी का किसी के शौहर के साथ इन्होंने ताल्लुक बना दिया और खुद ये इतनी गंदी और गलीज हरकतें करते रहे कि 5-5 बच्चों की नानी को भी घर से भगा ले गए, गैर शरई निकाह भी कर लिया, फिर ये सारी बदतमीजियां भी जारी रखी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी होती रही। हुकूमत के पैसे से व्लॉगर्स को पैसा और तनख्वाह देकर ट्रोलिंग करवाई गई। मतलब रोबोट्स इस्तेमाल किए गए अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। व्लॉगर्स को गवर्नमेंट के पैसे देके सारा कुछ करवाया गया। अंडे कट्टे वच्छे आपको बांटने के हुक्म देकर वो लैपटॉप से आपको हटाकर मुल्क की तरक्की रोक दी गई। और 4 सालों में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। यकीन करेंगे 4 साल ऐसे लगते हैं जैसे हमने 400 साल देख लिए हों। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ऐसा वक्त कभी दोबारा हमारे मुल्क के ऊपर ना लेकर आए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शाकिर महमूद अवान का ट्वीट आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि गुजरांवाला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से
पीटीआई के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली राना इफ्तिखार 5 सिक्योरिटी गार्ड्स समेत कत्ल। और फिर इसका सबूत मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये ऊपर आपको एरो का साइन नजर आ रहा है और ये खबर कब की है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये खबर 16 नवंबर 2023 की है, जिसको आज का या परसों का या वाकया बता के आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको एरोज नजर आ रहे हैं, अंडरलाइन किया गया है, जिसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि ये एक जाती रंजिश की इनकी लड़ाई थी, इनकी दुश्मनी थी। उस दुश्मनी में किसी ने इनको कत्ल किया था। 16 नवंबर 2023 का ये वाकया है, जिसको आज का रिपोर्ट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है और ये सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के लोग जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, मैं तो कहूंगी कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने जा रहे, कागजात हरामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर कागजात नामजदगी जमा करवाने हो तो शराफत के साथ जाके करवाएं। ये झूठ बोल बोल के हमारी रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करके शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं क्या करूं कि इतनी झूठी खबरें, इतनी गलत बातें, इतना गलत। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात याद रखिएगा कि जो कोई भी सोशल मीडिया पे गलत पोस्टिंग्स कर रहा है, गलत व्लॉग्स बना के आप लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, आर्मी चीफ ने किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ना, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। बहरहाल यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लिस्ट नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ये जो इस वक्त लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 23 लोगों की लिस्ट है और इसमें से सिर्फ एक बंदे को छोड़ के ये तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं, ये तमाम के तमाम डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। और 23 लोगों में से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी तमाम को हमारी पाकिस्तानी अदालतों ने, जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं पीटीआई के, उन्होंने इनको रिलीफ दे दिया है, इनको छोड़ दिया है। हालांकि इनके ऊपर जो है वह दफात बनती है 106 और हमारे जजेस ने मासवाए 1 के सबको जमानत दी है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह से लोगों के साथ करेंगे, पीटीआई को रिलीफ देंगे, तो उसका मतलब यह है कि आप परवाना जारी कर रहे हैं, आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं कि आइंदा भी आप नौमे के वाकयात करेंगे। तो इसके बाद अगर इस तरह से लोगों को छोड़ा जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा, तो वो खुद ही जो है वो आइंदा से डबल आगे जाके और बढ़ के इस तरह की हरकत करेंगे। और अदलिया इसमें अपना जो भी ऑनरेबल अदलिया अपना जो भी किरदार अदा कर रहे हैं और इसको रियासत देख रही है, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रियासत का टकराव जो है वो खुदा ना खास्ता अदलिया के साथ ना हो जाए। लेकिन देखते हैं कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। फिलहाल तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं, हम तमाशबीनों की तरह सिर्फ देख रहे हैं। आप जैसे लोग तमाशबीनों की तरह देख रहे हैं, हम जैसे लोग ना सिर्फ तमाशबीन है बल्कि साथ में आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मेरा तो काम था जी खबरें आप तक पहुंचाना, मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। और जो जो साहिबान इनको रिलीफ दे रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी शामत आती हुई नजर आ रही है। खुफिया तौर पर इंक्वायरी हो रही है कि कौन इनको इन अदालतों में ला रहा है, कौन इनको रिलीफ दिलवा रहा है, कौन इनके हुलिये बदलवा रहा है और कौन खामोशी से इनको रिलीफ देकर भेजता जा रहा है। लिस्टें सामने आ चुकी हैं, मैंने आपके सामने रिवील कर दी हैं, चीजें आपके सामने हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये टकराव जितना मर्जी लंबा कर लें, जीतना आखिर में रियासत ने है और रियासत ने इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ना। बहरहाल आगे बारी है जी आप लोगों की। हो सकता है कि आपकी सोच मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है वो मुझसे डिफरेंट हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, वहीं से मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोच रखते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।